कि साल में अब 2 बार एग्जाम होंगे 10th क्लास के, जो ड्राफ्ट किया है भारत सरकार के द्वारा, कितना सही है और कितना गलत है, इसके एक एक पहलू को लेकर आज बात करेंगे। एक कोशिश की है उनके प्रेशर को, जैसे कि जनवरी से प्रेशर शुरू होता है, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम है और उसके बाद मई में फिर एग्ज़ाम है, मतलब अगले 2 महीने फिर वो प्रेशर के अंडर आ गए। अगर हम तैयारी नहीं करा पाए तो हालात जस के तस रहने, क्योंकि जो बच्चे पहले ही कमजोर है, जो प्रेशर मान रहे थे, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन अडॉप्ट किया है तो उनको जरूरत है उस चीज की क्लास लेने के। तो ऐसे हालात में जो एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे उनके लिए तो मुश्किल है ही है। एक छोटी छोटी बातें अगर हम सोचते हैं तो स्कूल के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी होने वाली है। जब सब कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड होता है कि फरवरी में एग्जाम होगा, ऐसे टाइम पे उस टाइम पे प्रेशर झेलना ही होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि बच्चों से हम रोज मिलते हैं। तो अगर स्कूल ऑनेस्ट हो जाएं तो देन यस, फिर जो आपका सुझाव है दिस विल वर्क। अभी आप देखिए ना, नो में पेपर लीक हो गए एंड सम टीचर्स हैव बीन सस्पेंडेड। बात हम हरियाणा बोर्ड की करें तो बहुत ज्यादा मामला खराब है उस पर तो बात है। अच्छी बात यह है कि सीबीएसई ने इसको लागू नहीं किया। और एक कल्पना कीजिए कि हम इस तरह से एग्जाम ले रहे हैं तो हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को भी बताइए और जो अच्छी बातें हैं उसको भी बताइए। नमस्कार, पत्रिका संवाद के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि साल में 2 बार एग्जाम, अब भारत सरकार ने ऐसा एक सर्कुलर जारी किया है और इस तरह के कुछ सजेशंस मांगे हैं, स्कूल से मांगे हैं, टीचर से मांगे हैं, प्रिंसिपल से मांगे हैं और यहाँ तक स्टूडेंट से भी मांगे हैं कि साल में अब 2 बार एग्जाम होंगे 10th क्लास के, और 2 बार एग्जाम, एक बार फरवरी में होंगे और एक बार मई में होंगे। इस तरह की बात कही जा रही है। इस पर सजेशन आमंत्रित किए हैं सीबीएसई ने भी और भारत सरकार ने। धर्मेंद्र प्रधान माननीय जो शिक्षा मंत्री है भारत के, तो इस पर आज डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ है भौमेश शर्मा जी, जो वरिष्ठ शिक्षाविद है, एजुकेशनिस्ट है। आज उनसे डिस्कशन करेंगे कि ये जो ड्राफ्ट किया है भारत सरकार के द्वारा कितना सही है और कितना गलत है, इसके एक एक पहलू को लेकर आज बात करेंगे। भौमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका पत्रिका संवाद के स्टूडियो में। भारत सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है एजुकेशन को लेकर कि 10वीं क्लास के एग्जाम साल में 2 बार हुआ करेंगे, तो इसको आप पहले ओवरव्यू बताइए कि मोटे मोटे देखने पर कैसा प्रतीत होता है कि ठीक है या गलत है, जैसा भी है। जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं इस कदम का कि सरकार ने बच्चों की परेशानी को समझते हुए एक कोशिश की है। उनके प्रेशर को ख़त्म करने की बात तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है ओवर ए लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम। और वो लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम 2 महीने से लेकर 3 महीने हो गया है ऐसा लगता है। जैसे कि जनवरी से प्रेशर शुरू होता है, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम है और उसके बाद मई में फिर एग्ज़ाम है, मतलब अगले 2 महीने फिर वो प्रेशर के अंडर आ गए। तो ये प्रेशर का ड्यूरेशन 1-2 महीने से हट के अब 3-4 महीने तक हो गया है। हाँ, दूसरे शब्दों में कहा जाए हाँ, तो जनवरी से स्टार्ट होकर और मई तक ये प्रेशर चलेगा। हाँ, तो ठीक है, ये कोशिश है कि प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है, लेकिन बेहतर तरीके हो सकते थे। और इस कॉन्सेप्ट को भी अटेंड किया जाना चाहिए कि हम एग्जामिनेशन को प्रेशर माने। क्या ये सही चीज़ है कि एग्जामिनेशन को प्रेशर माना जाए? इसी चीज़ के ऊपर दूसरे क्षेत्रों में भी काम करने की ज़रूरत थी। चलिए अभी इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि अभी मुद्दा यही है। तो इसमें तो ये बहुत कन्फ्यूजन है, बच्चों में भी बहुत कन्फ्यूजन है। बच्चे भी रोज़ नए नए क्वेश्चन करते हैं कि अगली बार से क्या होना है, सिलेबस यही रहना है या सिलेबस बदल जाना है, या हमें कुछ तरीका, पैटर्न कुछ चेंज हो जाना है क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। और अभी बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने और भारत सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बच्चों से सजेशन मांगे हैं। उस सजेशन के आधार पर चीज़ें निकल के आएंगी। तो क्या हम लेट तो नहीं हो रहे, क्योंकि अभी हमारा सेशन तकरीबन स्टार्ट हो चुका है, एग्जाम हो रहे हैं, अब स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम असमंजस में हैं कि अभी हमें यही किताबें पढ़नी है या दूसरी किताबें पढ़नी है, या फिर जो है पैटर्न उसी तरह का रहेगा या अलग तरह का रहेगा, क्योंकि माइंड मेकअप होता है शुरुआत में। तो ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है बच्चों के दौरान। इसको आप भी रोज़ाना फेस करते होंगे, इन्हीं चीज़ों को। मैं तो रोज़ाना फेस कर ही रहा हूँ। तो कई चीज़ों के सवाल
के जवाब मिलते नहीं है। तो ये चीजें एक ओवरव्यू देखने पर पता लगता है कि वही पैटर्न तो चेंज नहीं होने वाला जैसे कहा है, लेकिन पैटर्न हो भी सकता है क्योंकि बच्चों के अभी सजेशन आने बाकी रह रहे हैं जी। तो ये ऐसा नहीं है कि हम देरी से काम कर रहे हैं, देरी से चल रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। अगर पहले जल्दी कर लिया होता तो अब तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होती। जी बिल्कुल। इसमें एक कन्फ्यूज़न का एक बड़ा जायज़ सा कारण ये लगता है कि मान लीजिए फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए बच्चे ने 3 सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्शन भर दिया, वो दूसरे 2 सब्जेक्ट को टच भी नहीं करेगा, वो सोचेगा कि मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट पर फोकस करेगा। इसलिए जो बाद के 2 सब्जेक्ट हैं वो उससे वो डिटैच रहेगा फॉर ए कंसिडरेबली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर जब वो उनको टच करेगा तो उसकी टेंशन और बढ़ेगी क्योंकि उसने वो 3-4 महीने उसको उनको टच भी नहीं किया। दूसरी बात ये जो ये एनहांस कर दिया फीस को, एग्जामिनेशन फीस को एनहांस कर दिया और एक ही बार दोनों अटैम्प्ट्स के लिए एक ही बार जमा करनी है, तो ये भी बच्चे को एक ही बार फैसला करना पड़ेगा भाई दूसरा अटैम्प्ट उसने लेना है कि नहीं लेना है। मान लीजिए पहला अटैम्प्ट लेने के बाद वो फिर अपना पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे अटैम्प्ट पे जाना चाहे और ही माइट हैव ऑलरेडी लॉस्ट द ऑप्शन क्योंकि उसने फीस नहीं भरी दूसरी बार के लिए, तो ये भी एक कन्फ्यूजन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारी चीज़ों में एक क्लैरिटी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट। बीइंग ए स्कूल हेड हम कई बार ऐसा सोचते हैं क्योंकि हमारी भी बहुत मजबूरियाँ होती है। तो अब बच्चे ने एग्ज़ाम दे दिए, स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दे दिए, मार्च में उसके एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गए और दोबारा से एग्ज़ाम होने हैं मई में। तो इस मार्च और मई के दौरान जो बीच का पीरियड रहेगा, इस पीरियड के दौरान स्कूल की क्या भूमिका रहेगी? क्या स्कूल क्लास लगाएगा या नहीं लगाएगा? यदि क्लास लगाएगा तो ये संभव कैसे हो पाएगा? क्योंकि 2-2 बार बच्चों को पढ़ाना, 2-2 बार चीज़ें करवाना कितना मुश्किल हो जाता है स्कूल के लिए। तो टीचर्स का अरेंज करना, क्योंकि दूसरी क्लासें उस वक्त चल रही होती है। अप्रैल के दौरान हमारी दूसरी क्लासेज 11th क्लास भी चल रही होती है, बाकी क्लासेज भी चल रही होती है, पूरा एक स्कूल एक फुल स्विंग में होता है। तो ऐसे हालात में हमें उन बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, कैसे देखते हैं? मुझे तो लगता है कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अगर ऐसा बोल दिया है CBSE ने कि इस दौरान आपने तैयारी करानी। अगर हम तैयारी नहीं करा पाए तो हालात जस के तस रहने, क्योंकि जो बच्चे पहले ही कमजोर है, जो प्रेशर मान रहे थे, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन अडॉप्ट किया है तो उनको जरूरत है उस चीज की क्लास लेने की। तो दोनों ही हालात में ये थोड़ा सा मामला क्लियर नहीं हो पा रहा। आप इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि कैसे चीजें होंगी। इवेंचुअली जैसे आप कह रहे हैं लगभग 5 क्लासेस ऐड हो जाएंगी। मान लें हम 50% बच्चों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दिया, 50% ने दूसरे अटैम्प्ट को ऑप्ट किया हुआ है, तो उन 50% बच्चों की क्लास और 11वीं और 12वीं के सब स्ट्रीम्स की अलग अलग क्लास, दिस विल लीड टू समथिंग लाइक 6-7 क्लासेस एक्स्ट्रा, इतने ही टीचर एक्स्ट्रा, इतने ही रूम्स एक्स्ट्रा। तो वो चीज़ें इट विल बी क्वाइट ए थिंग टू बी मैनेज्ड। इस एंगल से भी सरकार को सोचना चाहिए था। अब जो फीस पर आते हैं, चाहे फीस थोड़ी हो ज़्यादा उसका मतलब नहीं। बात यह कई बार स्कूलों पर एक इशू बनता है कि आप लोग फीस ज़्यादा ले लेते हो, तो दोनों ही एग्ज़ाम की फीस एक ही बार सबमिट होगी। आपने दूसरा एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, आपको दोनों ही एग्ज़ाम की फीस सबमिट करनी है। अब ऐसा दूसरे एग्ज़ाम को आप मना करते हैं, मैं नहीं दे पाता, कोई बच्चा कहता मैं मुझे नहीं देना दूसरा एग्ज़ाम, तो ऐसे हालात में आपकी फीस तो गई। और अगर आपने फीस सबमिट नहीं की दूसरा एग्ज़ाम के, आपके पहले एग्ज़ाम में ठीक ठाक पोजीशन नहीं रही, आपने फिर सेकंड, तो ऐसे हालात में फिर आप उसके योग्य नहीं रहे, पात्रता आपकी खत्म हो जाती है। तो ऐसे हालात में स्कूलों को बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा क्योंकि फीस के लेकर, हालांकि फीस CBSE ले रही है, लेकिन सारी की सारी बातें घूम फिर कर आती स्कूलों पर ही। ये फीस लगभग 3-4 गुना बढ़ेगी। एक तो एनहांस कर दी और फिर डबल कर दी, दोनों अटेम्प्ट्स के एक ही बार जमा करो, तो दिस विल लीड टू समथिंग लाइक फीस गेटिंग इंक्रीज्ड बाय 4 times or 3 times, समथिंग लाइक दैट। सो दिस विल बी एन इशू। तो इसीलिए मैंने कहा कि फीस भी एक इशू रहेगा इसमें। अब मैं इसको ऐसे भी कई बार देखता हूँ, सोचता हूँ, बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती है कि जब हम एग्ज़ाम ले रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर बने होते हैं। अब बीइंग ए सेंटर
मुझे एग्जाम लेने हैं 10वीं क्लास के बच्चों के, एग्जाम लेने तो मेरा स्टाफ, मेरे टीचर्स वहाँ भी एंगेज हो जाते हैं। अब वहाँ भी एंगेज हो गए टीचर्स और क्लास फुल स्विंग में चल भी रही है। या तो ऐसी हालात में हम स्कूल की छुट्टी कर दें, लेकिन अप्रैल में अगर हम छुट्टी कर दें तो ये कोई किसी भी तरह से ठीक नज़र नहीं आता, क्योंकि हमने बाद में मई 15 मई 20 मई के बाद फिर छुट्टी करनी भी होती है, गर्मियों की छुट्टी हो जाती है। अगर हम उसकी छुट्टी करें और बाद में गर्मियों की छुट्टी जोड़ दें तो ये इतनी लंबी छुट्टियां हो जाती है, बच्चों को बहुत लॉस हो जाता है। तो ऐसे हालात में जो एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे उनके लिए तो मुश्किल है ही है। दूसरा, जिन टीचर्स की ड्यूटी लगेगी मार्किंग में, जिनके एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बने मार्किंग में, तो उनकी भी ड्यूटियाँ लगती है। अब जो टीचर मार्किंग में ड्यूटी पर चले जाएंगे मार्किंग के, तो ऐसे हालात में फिर क्लास कौन पढ़ाएगा? मतलब बीइंग ए स्कूल हेड, एक छोटी छोटी बातें अगर हम सोचते हैं तो स्कूल के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी होने वाली है ऐसे हालात में। तो इसके बजाय कुछ और विकल्प भी हो सकता था। हम सीबीएसई को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि किस तरह से चीज़ें ठीक हो सकती है और किस तरह से लिए हमारे लिए मजबूरियाँ खड़ी हो जाएगी इस चीज़ को लेकर, तो ये बताएंगे। एक मोटा मोटा देखने से तो समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा लग रहा है, प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन जब हम अंदर गहराई में घुसते हैं और जब हम एग्जाम लेते हैं, अभी तो हम बात ही कर रहे हैं, जब हम एग्जाम लेंगे तो छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी जो हम कहेंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो अभी जो देख रहे हैं, तो टीचर्स क्लास में नहीं रहेंगे, टीचर मार्किंग की ड्यूटी पर रहेंगे या फिर टीचर एग्जामिनेशन की ड्यूटी पर रहेंगे। ऐसे हालत में स्कूलों का क्या होगा? ये डिस्टर्बेंस सिर्फ उन स्कूलों की नहीं है जो जहाँ पे सेंटर बनेंगे, ये उन स्कूलों के लिए भी है जिनके बच्चे सेंटर्स में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बसें भेजनी है, अपने टीचर भी भेजते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए। और जब बसें जब वहाँ उनको एग्जाम दिलवाने के लिए जाएंगी तो दूसरे बच्चों को घर कैसे पहुँचाया जाएगा? तो ये पूरा ओवरऑल चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। एक पूरा सिस्टम ही चेंज होने वाला है। पूरा इवोल्व होगा ये सिस्टम। मैं समझता हूँ अगर वाकई सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाता है, 6 महीने में आधा सिलेबस कर दो, फिर बोर्ड, फिर 6 महीने में आधा सिस्टम, दैट वुड प्रोबेबली रिड्यूस द प्रेशर। अभी क्या होगा कि अभी हम 10th क्लास को एक सेशन की बात करते हैं। एक सेशन मीन्स होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होना, एक सेशन होता है। हाँ। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं तो अभी हम 31 मार्च तक की बात नहीं कर रहे, अभी हम मई में जा रहे हैं, मीन्स 3 महीने और आगे जा रहे हैं। रिजल्ट आते आते, फिर गर्मियों की छुट्टी आते आते, क्लास लगते लगते आप 3-4 महीने निकल चुके होंगे। तो हम बात करते हैं 1.25 साल की, तो एक सेशन 1.25 साल का होगा। और फिर जब वही बच्चे 11th में आ जाएंगे तो वो 9 महीने 8 महीने पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए मुश्किलात होगी। जब 11th क्लास में मुश्किलात होगी, सिलेबस तो सेम ही रहना है, सिलेबस कम नहीं होना 11th क्लास का, तो 11th क्लास को फिर कैसे करेंगे? क्योंकि खाली अभी हम 10th क्लास पे बात कर रहे हैं। जब वही बच्चे 11th क्लास में जाकर पढ़ेंगे तो उनके लिए फिर वहाँ मुश्किलात खड़ी होगी, फिर वहाँ प्रेशर होगा, फिर वहाँ प्रेशर को कैसे झेलेंगे वो बच्चे, या प्रेशर को कैसे कम करेंगे सीबीएसई या माननीय शिक्षा मंत्री, किस तरह की बात करेंगे? अभी तक 10th की बात चल रही है, तो 10th को 1.25 साल का सेशन दे देना, तो ये भी मुझे कहीं उचित नज़र नहीं आ रहा। पर ठीक है, इस पर क्या क्या चीज़ें नहीं आएगी, लोगों के सजेशन आएंगे, प्रिंसिपल्स के सजेशन आएंगे, उस हिसाब से किस तरह से तय होता है। लेकिन अभी जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसके हिसाब से सेशन 1.25 साल का है, तो 1.25 साल को मैनेज किया जा सकता है किस तरह से? 1.25 साल तो आप एक सेशन के लिए देख रहे हो, दूसरा सेशन 9 महीने का रहेगा, और वो भी उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी जिनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो उनके लिए और टेंशन बढ़ने वाली है। 9 महीने में दे हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ 1 ईयर। तो ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। और हाउ थिंग्स विल इवॉल्व। हमने पिछले बार भी सीबीएसई को सजेशन दिया था कि प्रेशर कम करने की बात बार बार सीबीएसई, दूसरे बोर्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये बार इस तरह की बात करते नहीं, प्रेशर कम होना चाहिए, नहीं प्रेशर कम होना चाहिए। जब मैं साइकोलॉजिस्ट से बात करता हूँ, मनोवैज्ञानिकों से बात करता हूँ, साइकेट्रिस्ट से बात करता हूँ, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तो मुझे कहीं कुछ चीज़ें ऐसे निकल के सामने आती है कि प्रेशर तो कुछ भी नहीं है। क्या प्रेशर है? आपको एक सिलेबस दिया गया है, आप उसको सिलेबस की तैयारी करनी है,
और उसमें से एग्जाम हो जाएंगे, फिर प्रेशर कहाँ रहा? तो आपका प्रेस्क्राइब सिलेबस है, आपको ये चीजें हैं, इन चीजों की तैयारी करनी है। और जो एनसीईआरटी कहती है कि ये 1 साल के लिए सफिशिएंट सिलेबस है, ये ज्यादा बर्डन का काम नहीं है। तो ऐसे हालात में जब एनसीईआरटी तैयार करती है तो उनमें बहुत विशेषज्ञ होते हैं जो बच्चों की साइकोलॉजी को भी समझते हैं। तो वो एक एक चैप्टर बड़े बारीकी से अध्ययन करने के बाद इस क्लास में ये चैप्टर डालना चाहिए, इसमें ये डालना चाहिए, कितना लंबा चैप्टर होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कौन सी एक्टिविटी होगी, ये सारा सोच समझ कर सब जब तय किया जाता है। तो प्रेशर कहाँ होता है? वो प्रेशर मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आई, और आज तक ये बात साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की भी समझ में नहीं आई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वी आर बीइंग ओवर सेंसिटिव टू दिस सो कॉल्ड प्रेशर। जब सब कुछ पहले से प्री डिटरमाइंड होता है कि फरवरी में एग्जाम होगा, ये सिलेबस है, सब कुछ 1 साल पहले से पता होता है, देन वाई प्रेशर? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है प्रेशर की। हम भी इसी सिस्टम से गुजरे हैं, हमने भी ये चीज़ देखी है, और हम इस प्रेशर को और वो कर रहे हैं, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा बहुत प्रेशर बच्चों को झेलना सीखना भी चाहिए, और हमें उनको प्रेशर झेलना सिखाना चाहिए। हाँ, ये फैक्ट है कि हमें अगर किसी चीज़ पर काम करना चाहिए तो इस चीज़ पर काम करना चाहिए जो बच्चे प्रेशर मानते हैं कि पढ़ाई एक प्रेशर है, तो हमें उस पर काउंसलिंग करके या कुछ अन्य तरीके अपनाकर, जिसमें हम मेडिकल साइंस को भी इन्वॉल्व करते हैं कि किस तरह से हो सकता है, हम उनको प्रेशर झेलना सिखा सकते हैं कि ये प्रेशर तो आएगा। और ये प्रेशर कुछ भी प्रेशर नहीं, जब सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है, सब कुछ पहले से ही डिसाइड है, आपको जनवरी में क्या करना, फरवरी में क्या करना, अप्रैल में क्या करना, दिसंबर में क्या करना, सब कुछ पहले से ही डिसाइड है, तो फिर प्रेशर तो किसी बात का है ही नहीं। और अगर प्रेशर मानते भी है, कुछ बच्चे स्लो स्पीड के होते हैं, नहीं कर पाते प्लान के अनुसार, जो स्कूल ने अपने प्लानिंग की हुई है, जो सीबीएसई ने प्लानिंग की है उसके अनुसार कई बार नहीं चल पाते, तो थोड़ा प्रेशर मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनके प्रेशर को हम झेलना सिखाएं, उनको बताएं कि कैसे प्रेशर को झेला जा सकता है, क्योंकि असल लाइफ में जब वो असल ज़िंदगी में आएंगे, जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब उन बच्चे जॉब करने लगेंगे या दूसरे किसी बिजनेस में चले जाएंगे या किसी प्रोफेशन को वो अडॉप्ट करेंगे, तो उस टाइम प्रेशर की बात कोई नहीं करता है, उस टाइम कोई नहीं कहता प्रेशर है। तो ऐसे टाइम पे, उस टाइम पे प्रेशर झेलना ही होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। तो आज हम बच्चों को प्रेशर झेलना सिखा नहीं रहे, और बड़े होने के बाद हम कहते हैं कि प्रेशर आएगा ही आएगा, झेलना पड़ेगा। ऐसे हालात में मुश्किल हो जाती है। तो हमें बच्चों के सिलेबस में ये चीजें डालनी चाहिए कि ये प्रेशर रहेगा, ये आपको झेलना है, ये आना ही चाहिए आपको, किस तरह से मैनेज करोगे। एजुकेशन है, पोस्ट एजुकेशन की जो लाइफ है उसके लिए हम तैयार करते हैं बच्चों को। तो वो लाइफ जो पोस्ट एजुकेशन लाइफ है, दैट्स नॉट विदाउट प्रेशर। उसमें बहुत प्रेशर है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इससे ज़्यादा प्रेशर है। तो हम प्रेशर झेलना या प्रेशर को मैनेज करना बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे, देन हाउ विल दे हैंडल दैट प्रेशर? तो प्रेशर को हैंडल करना, प्रेशर को मैनेज करना भी सिखाया जाना चाहिए। इनफैक्ट दैट्स व्हाट वी शुड बी डूइंग, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द प्रेशर और इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द प्रेशर, वी नीड टू टीच देम टू मैनेज द प्रेशर। मैं समझता हूँ कि ये ड्राफ्ट की प्रिपरेशन में जो 12th क्लास जो 10th क्लास बच्चे पास करते हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम पास करते हैं, तो जस्ट आफ्टर पासिंग दैट बोर्ड उनके ओपिनियन को जरूर इंक्लूड करना चाहिए, उनकी राय जरूर लेनी चाहिए, व्हाट दे हैव टू से अबाउट दैट प्रेशर दैट दे हैव हैंडल्ड और प्रेशर दैट दे हैव फेस्ड एंड हाउ कैन दैट बी मैनेज्ड इन ए बेटर वे। उनका ओपिनियन लिया जाए तो आई थिंक अप्रोच ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा व्यवहारिक रहेगी। अच्छा रहता अगर सीबीएसई ये करती कि जैसे आपने अभी सलाह दी, सेमेस्टर सिस्टम किया जा सकता था, ठीक है, एक ही साल में सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर सेमेस्टर सिस्टम नहीं करना है तो स्कूल को पावर दे देना चाहिए कि आप इंटरनल असेसमेंट कीजिए। अभी हमें है पावर कि अभी हम 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट में 20 में से 18, 17, 15 जो भी बच्चे डिजर्व करते हैं हम उनको देते हैं, और वो मार्कशीट में जोड़ कर भी आते हैं। तो क्यों ना हमें ही ज़्यादा पावर दें, हम 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट लें, 50 का सीबीएसई लें। बिल्कुल। तो उस तरह से भी प्रेशर कम किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों से हम रोज़ मिलते हैं, मुझे पता है फला XYZ ये बच्चे ठीक है पढ़ाई में, पर आज इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, तो मैं ऐसे बच्चे को दोबारा चांस देकर मैं उनको परफॉर्मेंस ठीक के लिए बोल सकता हूँ। टीचर बखूबी जानता है, आज बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में गया,
उसने क्वेश्चन पेपर देखा, उसको चक्कर आ रहे हैं, वो लिख नहीं पा रहा है, तो उसको एक ही चांस है। जबकि मैं दूसरा, तीसरा, चौथा चांस उसको दे सकता हूं अगर इंटरनल असेसमेंट की बात कर दी जाए तो, कि टीचर बच्चे को अच्छी तरह से जानता है कि 50 में से उसके 45 नंबर, 48 नंबर आ सकते हैं, और किसी विशेष परिस्थितियों में उसके नहीं आ पाए, वो 30-35 पर अटक जाता है, तो हम उसको सेकंड ऑप्शन दें। तो ये अगर रहता तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता, तो स्कूलों को ये एम्पावर किया जाता है। जनरली मैंने ये भी देखा है, आई डोंट नो हाउ फार यू विल एग्री विद मी, कि ये जो स्कूलों की असेसमेंट वाला जो पार्ट है ना, इसमें ज़्यादातर स्कूल दे आर नॉट ऑनेस्ट। लेट मी मेक दिस स्टेटमेंट। तो अगर स्कूल ऑनेस्ट हो जाएं तो देन यस, फिर जो आपका सुझाव है दिस विल वर्क। सीबीएसई जब एग्जाम लेती है तो स्कूल से ही बोलते हैं अब आप एग्जाम ले लीजिए। हाँ, टीचर स्कूल के ही होते हैं, वही ड्यूटी पर रहते हैं, पूरा का पूरा काम वही टीचर का एक वर्ग है जो करता है। बिल्कुल। जिनको इंटरनल असेसमेंट करना होता है वही सीबीएसई का एग्जाम भी अटेम्प्ट कराता है कंप्लीटली। जब वो वहाँ ऑनेस्टी के साथ करता है तो वहाँ भी ऑनेस्टी के साथ। अगर नहीं करते, आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाता, ऑनेस्टी के साथ मुझे नहीं लगता है ठीक है, नहीं हो पाता, तो उनको उनके काउंसलिंग करके और उन्हीं को कहे कि ऑनेस्टी के साथ काम करें। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ऑनेस्टी के साथ। नो में पेपर लीक हो गए एंड सम टीचर्स हैव बीन सस्पेंडेड। बात हम हरियाणा बोर्ड की करें तो बहुत ज्यादा मामला खराब है। उस पर तो बात किया ही नहीं जा सकता। बात है। हाँ, वहाँ के टीचर्स, हरियाणा बोर्ड के टीचर्स जो सरकारी टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे टीचर्स जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है, उन टीचर्स में तो दिन रात का अंतर है। बिल्कुल। इसलिए अंतर है कि वो लोग नकल को प्रमोट करते हैं, हमारे टीचर नकल को रोकते हैं। ये असलियत है। एग्जामिनेशन सेंटर में आप चीटिंग की कल्पना नहीं कर सकते हमारे स्कूलों में। कोई बच्चा चीटिंग की कल्पना के उद्देश्य से जाता भी नहीं है कि मुझे वहाँ जो है कुछ मदद मिल जाएगी, इस उद्देश्य से वो जाता भी नहीं। एक माइंड मेकअप होता है उसको कि एग्जामिनेशन सेंटर में बैठना, जो कुछ आता है वो लिखना, उसको कहीं से कोई मदद की गुंजाइश नहीं होती और ना ही वो कल्पना करता है। हाँ, हरियाणा बोर्ड में ऐसा जरूर होता है, क्योंकि टीचर्स जो ड्यूटी दे रहे होते हैं वो सरकारी होते हैं और उनके मंशा नहीं होती, और बोर्ड की भी मंशा नहीं है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कई बार कि बोर्ड की मंशा नहीं है, कि बोर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ नहीं देख रहा। बोर्ड देखता है कि बोर्ड का रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा कैसे दिखे। हाँ, हिंदुस्तान में तुम एक नंबर पे कैसे आओ। एक नंबर पे भी नहीं आ पाते, क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं बन पाती, तो दोनों तरह से हो गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वो वाले हरियाणा बोर्ड की बात है। चलो खैर, हम इस विषय पर बात कर रहे थे। आज मोटा मोटा ये बात तो हमने समझ ली है कि इस ड्राफ्ट में कुछ ना कुछ कमियां तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सीबीएसई ने इसको लागू नहीं किया। सीबीएसई ने प्रिंसिपल से, टीचर से और स्टूडेंट से सजेशन मांगे, और उस सजेशन के आधार पे अभी 9 मार्च तक सजेशन देने का समय है। तो बीइंग ए प्रेसिडेंट, कि मैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन का प्रेसिडेंट हूँ, उस नाते से मैंने स्कूलों को अनुरोध भी किया है, सभी प्रिंसिपल्स को, सभी डायरेक्टर्स को, सभी बच्चों को कहा कि आप अपने सजेशन जरूर भेजिए, और एक कल्पना कीजिए कि हम इस तरह से एग्जाम ले रहे हैं तो हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को भी बताइए, और जो अच्छी बातें हैं उसको भी बताइए, ताकि एक सही तरह से एक ड्राफ्ट जब निकल कर आए तो एक बहुत बेहतर ड्राफ्ट होगा, और फिर हम उसको एग्जामिनेशन अच्छे से करा पाएंगे, बच्चों को भी, और बच्चों को उसका बेनिफिट भी मिलेगा। बहुत धन्यवाद भूमेश जी, आज चर्चा में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद।